गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले जो हमने अध्ययन किया था वो क्रिया के भेद जो हमने पढ़े, उसमें से आज हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया अर्थात वे क्रिया जो वाक्य में संयुक्त क्रियाएं होती है। तो पहली क्रिया जो दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखिए, यदि वाक्य के अंदर संयुक्त क्रिया हो अर्थात दो क्रियाएं हो, दो क्रिया हो जिसमें एक क्रिया अर्थात पहली क्रिया, ये पहली क्रिया संपन्न हो गई हो। संपन्न अर्थात किससे पहले? दूसरी क्रिया से। कौन सी क्रिया से? दूसरी क्रिया से पहले। पहली क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो गई हो तो वो जो पहली क्रिया होती है वो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो। तो देखिए, अब बात यह आती है कि सर वाक्य में दो क्रियाएं होगी तो हम किस प्रकार जो है उस क्रिया को हम समझेंगे, पहचान कर पाएंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है, एक तो ये नोट कर आप लिखिए अपनी कॉपी के अंदर कि पूर्वकालिक क्रिया, उसकी पहचान के लिए है ये। पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द या शब्दांश जो है वो जुड़ा रहता है। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें कर शब्दांश का जो है मेल होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखिए, राम पढ़कर सो गया। राम जो है उसने पहले तो पढ़ाई की। पहला काम कौन सा किया? पढ़ाई। पहले तो वो पढ़ा, फिर उसके बाद में पहले एक क्रिया हो गई, उसके बाद में क्या हुआ? वह जाकर के सो गया। तो दूसरी क्रिया है सो गया। तो जो ये मूल क्रिया है, पहली क्रिया कौन सी? तो दूसरी क्रिया सोना। सोने से पहले उसने क्या काम किया? पढ़ा। तो पढ़ना ये पहली क्रिया हो गई। तो पहली क्रिया को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार राधा खाना खाकर चली गई। तो चली गई, चलना, चली गई, ये तो दूसरी क्रिया है। लेकिन गई उससे पहले क्या किया उसने? क्या किया? खाना। अर्थात ये तो क्या है? कर्म भोजन है, खा कर, ये खाना है। उसने भोजन किया, भोजन किया। तो ये भोजन खाना क्या है? ये क्या है? भोजन खाना, ये क्रिया है। लेकिन क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। जाने से पहले उसने क्या किया? भोजन खाया, नहीं खाना, खा कर। मैंने कहा था कर शब्द जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, कर है अर्थात ये क्या कहलाता है? इसी को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और देखिए, अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। आज का सेकंड टॉपिक जो है वो टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रेरणा, हम कहते हैं किसी से प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। तो देखिए, प्रेरणा वे क्रिया जिसे कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से
करवाता है, अर्थात दूसरे को प्रेरणा देकर करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मूल बात क्या है समझने के लिए कि काम तो होता है, लेकिन जो काम करने वाला होता है अर्थात कर्ता, इसमें कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता है, तो फिर कौन करता है? ये किसी दूसरे से, अन्य जो माध्यम होता है ये उसको प्रेरणा देता है और वो उस कार्य को करता है। तो कर्ता कार्य को खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वो कहलाती है पूर्व अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो इसमें देखिए, तो इसका उदाहरण है राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। देखिए, राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। अब राम ने, कर्ता ने, तो कर्ता कौन है? ये राम है। लिखना क्या है? क्रिया है। पत्र लिख रहा है, कर्म है। किससे लिखवा रहा है? श्याम से। किससे लिखवा रहा है? श्याम से। तो राम खुद नहीं कर रहा है इस काम को, वो राम प्रेरणा दे रहा है श्याम को कि श्याम तू पत्र लिख। तो श्याम क्या कर रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है, लेकिन लिखवा कौन रहा है? राम है। इसलिए राम के कहने से श्याम पत्र लिख रहा है। तो कर्ता स्वयं न करके, ये करता है राम, लेकिन इस कार्य को पत्र लिखने का काम जो है वह स्वयं नहीं करके श्याम से करवा रहा है। तो श्याम से करवा रहा है, ये प्रेरणा दे रहा है। ये प्रेरणा देने को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। बस यही चीज है कि कर्ता स्वयं नहीं करेगा इस काम को, दूसरे से करवाता है। कर्ता स्वयं न करके दूसरों से जो कार्य करवाता है वह जो है प्रेरणार्थक क्या। इसी प्रकार देखिए, राधा अनीता से पत्र लिखवाती है। अब देखिए, लिखना तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। वही चीज़ है, पत्र क्या है? ये कर्म है। अनीता है, लेकिन राधा किस करता, मैन करता यही है। किससे? अनीता से। अनीता से तो राधा प्रेरणा दे रही है अनीता को। राधा प्रेरणा किसको दे रही है? अनीता को। और पत्र लिख कौन रही है? अनीता। अर्थात लिखने का काम अनीता कर रही है, लेकिन प्रेरणा कौन दे रही है? राधा दे रही है। राधा अनीता से पत्र लिखवाती है, तो लिखने का काम तो अनीता कर रही है, लेकिन प्रेरणा कौन देता है? राधा देती है। इसी प्रकार ये बात सिद्ध होती है कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से क्रिया करवाता है या काम करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार अध्यापक छात्रों से क्लास वर्क या जो है अध्यापन कार्य करवाता है आदि ऐसे शब्द हैं, उदाहरण है जो हम देख सकते हैं।
इसी प्रकार 10th बोर्ड क्लास में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, नाम धातु क्रिया, अगला आज का थर्ड पॉइंट हमारा नाम धातु क्रिया। इसको समझने के लिए सीधी सादी बात है, वे पद, वे क्रियापद, वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बने हो। तो समझने की क्या बात है कि वे क्रियापद वे होंगे जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने हो। जैसे गरम, गरमाना, लिख से लिखवाना, चमक से चमकाना, लज्जा से लज्जाना आदि जो चीज़ है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों चीज़ है यहाँ पर होगी और इन्हीं से ये बनेगी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो क्रियापद होते हैं उनसे जो नए शब्द या जो है धातु का जो निर्माण होता है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जो क्रिया का देखो लज्जाना, ये क्रिया हो गया, लज्जा है तो इससे क्या बना लज्जा, तो नाम धातु क्रिया हो गई कि वो लज्जा रहा है, किसी नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का शब्द है और उसे पर क्या लज्जा रहा है, शर्म आ रही है उसको, वो चमक रहा है, चमक से चमक रहा है, लिख से लिखवाना, कर्म गरमाना। तो ये चीज़ें जो है ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं, बस इसमें इतना ही था, इसमें जो समझना है इसमें ज़्यादा डीपली नहीं है। आगे देखते हैं, और सजातीय क्रिया, चौथा टॉपिक हमारा सजातीय क्रिया। अब देखिए इसमें क्या है, वे सजातीय, वे क्रिया या वे क्रिया भी हो सकती है, एक ही बात है, जो वे क्रिया जो कर्म एवं क्रिया, कर्म एवं क्रिया से मिलकर के कर्म क्रिया मिलकर अर्थात दोनों मिलकर धातु बनी हो। मैं कहने ये चाहता हूँ कि वे क्रिया जो कर्म और क्रिया दोनों किससे बनी हो, धातु से। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वे क्रिया जो धातु से ही कर्म और क्रिया बनती है। तो कुल मिला के कहना मेरा कि कर्म और क्रिया सिर्फ दोनों, ये दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ एक धातु से बनती है। वहाँ पर क्या होता है, सजातीय, अर्थात दोनों की जाति क्या हो, एक ही हो। कहने का मतलब ये है मेरा। तो देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण ये है, राम ने लड़ाई लड़ी। देखिए
छोटा सा उदाहरण है, राम ने लड़ाई लड़ी। तो देखो लड़ाई और लड़ी, लड़ाई तो है कर्म और लड़ना क्या है, ये लड़ना हो गया, ये क्या है, क्रिया। कर्म और क्रिया, लड़ाई लड़ी, ये दोनों हैं एक ही धातु, ये एक ही धातु से दोनों शब्द बने हुए हैं, इस सीधा सा प्रतीत होता है। तो आगे देखिए एक उदाहरण और देखिए, सोहन ने खाना खाया। देखो खाना यहाँ पर इसका अर्थ है भोजन, और खाया इसका मतलब है क्रिया, भोजन कर रहा है। तो पहला क्या हो गया, भोजन यानी कर्म और क्रिया, पहला और दूसरा, ये दोनों किससे बने हुए हैं, दोनों ही धातु क्या है, एक ही है, दोनों ही धातु क्या है, एक ही है। तो एक ही धातु से कर्म बना हो और क्रिया बनी हो, यानी दोनों की जाति एक ही हो, तो वो एक ही जाति सजाति क्रिया कहलाती है। इसी क्रम में जो है आगे चलते हैं हम, कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया के, वे क्रियापद जो क्रियापद के प्रत्यय लगने से बनती है। कृदंत क्रिया जो है क्रिया पदों के प्रत्यय लगने से बनते हैं। जैसे देखिए लिख है, लिखना, लिखावट, लिखकर। तो देखिए इनमें क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय लगने से प्रत्यय लगने से क्या बनी आपकी कृदंत क्रिया। तो देखिए इसी प्रकार चल, ये आपकी धातु है, चलना, ना प्रत्यय जुड़ गया, चलकर, तो कर पढ़ते हैं, या अंत में जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार जो है चलता है भी हो सकता है, ता पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये जो अंत में धातु है यानी क्रिया है, क्रियापद है, प्रत्यय लगने से, ये क्रियापद क्रिया यानी धातु है, ना प्रत्यय, ये जो प्रत्यय लगने से जो है वो कृदंत कहलाती है। आगे चलते हैं, और अगली है हमारी सहायक क्रिया। अगली है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो देखिए सहायक क्रिया क्या होती है। किसी भी वाक्य में
किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो हमारी मूल क्रिया है, इस मूल क्रिया में जो हमारी सहायक, जिसको हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया, मूल क्रिया की ये क्या करती है, सहायता करती है। तो देखिए अब एक उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण में एक छोटा सा, राम स्कूल या विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। तो देखिए जाना, जाता है यानी जाना, ये क्या है, मूल क्रिया है। विद्यालय जा रहा है, राम जा रहा है। लेकिन जाता, मान लीजिए हमने है को हटा दिया, तो राम विद्यालय जाता, जाता काल का पता। तो इस मूल क्रिया की सहायता कौन कर रहा है, ये है। तो यह है क्या है, सहायक क्रिया। राम विद्यालय जाता है, तो ये है जो है वो सहायक क्रिया है। इसी क्रम में देखिए आगे, राम ने पुस्तक ले ली। ये एक वाक्य है, राम ने पुस्तक ले ली। तो देखिए ले और ली, पुस्तक ले, पुस्तक ने ले लिया, ले लेना, और ली ये सहायता कर रहा है। तो पुस्तक ली, तो पुस्तक ली, तो ये तो लेना हो गया, ये तो मूल क्रिया हुई, ये तो इसको कहेंगे मूल क्रिया। और ली ये है के स्थान पर, अर्थात सहायक क्रिया। ठीक है। तो जो है किसी वाक्य में मूल क्रिया की जो सहायता करने वाली जो क्रिया होती है वो मूल क्रिया कहलाती है, क्योंकि वह मूल क्रिया की सहायता करती है, इसी वजह से उसको सहायक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए अकर्मक क्रिया। हमने क्रिया के जो है दो भेद पढ़े, जिसमें से सकर्मक अकर्मक। तो अकर्मक जो क्रिया थी, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के हमने दो भेद जो है वो पढ़े थे। पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो देखिए बच्चों, पूर्ण अकर्मक क्रिया से आशय है कि वाक्य में जो है जो अकर्मक क्रिया हो रही है उससे वाक्य पूर्ण हो जाता है, उससे वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो देखो रो ये रहा है, ये सहायक है, रोना। तो रो रहा है, ये क्या है, रोना क्रिया कर रहा है, बच्चा रोना क्रिया कर रहा है, लेकिन कर रहा है, वो रो रहा है। वाक्य पूर्ण हो चुका है, यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो चुका है। तो देखिए हम ये भी इसमें लिख सकते हैं
जो क्रिया बिना कर्म के अर्थ पूर्ण करती हो। मूल भाव क्या है? अब इसमें समझने की बात यही है, हमें पूर्ण अकर्मक क्रिया, अब ये बात सिद्ध हो गई क्या कि जो क्रिया, ये जो क्रिया है मूल क्रिया है बिना कर्म के। अब इस वाक्य में कोई कर्म है क्या? नहीं है। बिना कर्म के अर्थ पूर्ण कर रही है, पूरा अर्थ हो रहा है इसमें। कर्म है नहीं है साहब, लेकिन इसका अर्थ, वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है कि बच्चा रो रहा है। कर्म तो नहीं है लेकिन अर्थ इसका पूर्ण हो रहा है। अकर्म क्रिया है लेकिन अर्थ पूर्ण हो रहा है। बस यही बात समझने की है। इसी प्रकार देवेंद्र हंस रहा है। देवेंद्र हंस रहा है। अब आपको समझ, सेम कंडीशन के वाक्य हैं। देवेंद्र हंस रहा है, तो देखो रहा है वही सहायक क्रिया है और हंसना ये मूल क्रिया है, और सकर्म नहीं है, और लेकिन वाक्य पूरा हो रहा है। इसी वजह से बिना कर्म के अर्थ पूर्ण करती है, वो क्या कहलाती है? पूर्ण अकर्म क्रिया। आगे देखिए, अपूर्ण अकर्मक क्रिया हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले, जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, जिन क्रियाओं यानी जो भी क्रियाएं होती है, जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए यानी उसको पूर्ण करने के लिए, जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता होती हो, यानी जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले शब्द की आवश्यकता हो, वहाँ पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। राम बहुत तेज निकला। राम बहुत तेज निकला। राम बहुत तेज निकला। अब देखिए, राम जो शब्द है बहुत तेज, देखिए निकलना, तेज, बहुत और राम, परिभाषा हमारी क्या कहती है?
कि जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए, अर्थात क्रिया की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध, ये बात है। कर्ता कौन है? राम। संबंध रखने वाले शब्द की, ये सा कर्ता संबंध कौन है? तेज कौन है? निकलना, निकलना एक क्रिया है, लेकिन इसका ये पूर्ण कर रहा है, क्रिया को कौन कर रहा है? तेज। और संबंध किससे निकल रहा है? कर्ता से। संबंध किससे निकल रहा है? कर्ता से। यानी निकला, तेज निकला। कौन तेज निकला? तेज कौन है? राम। कर्ता से संबंध हो गया। तो क्रिया की पूर्णता के लिए, ये क्रिया ऐसे पूर्ण नहीं हो रही, वो पूर्ण किससे हो रही है? क्रिया पूर्ण किससे हो रही है? तेज शब्द से। और तेज का संबंध किससे है? राम से। बस यही क्या है? अपूर्ण कारक क्रिया। तो विद्यार्थियों, आज हमने क्रिया का संपूर्ण पाठ पढ़ लिया है, पूर्ण हो गया है। अब अगली क्लास में जो है हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।